है। कोरोना की 2 वेव को हम लोगों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। थर्ड वेव सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हां, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ये हर एक की प्राथमिकता होती है और हमारे ये कार्यक्रम पहले से चल भी रहे हैं। मैं नियमित रूप से आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन 25 मार्च 2020 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 2 लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है। और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है, लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं टकटकी लगा। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूंगा कि भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसमें काफी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कई ने बहुत तारीफ की, बड़े बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी। चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो, मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था? कोई भी था? देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा। हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है। तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा, जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के
आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। 22,900 मौतें। अमेरिका की आबादी उत्तर प्रदेश से कुछ ही बड़ी है, यानी लगभग 33 करोड़ है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश से अच्छा होगा, उनके पास सुविधाएं उत्तर प्रदेश से अच्छी होंगी। अमेरिका के अंदर मौतें हुई है 6.5 लाख। अब अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। वहां पर होने वाली मौतें या उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के माध्यम से जीवन को बचाना भी और जीविका को बचाने के लिए किए गए बेहतरीन प्रयास हैं। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। दूसरा, ऑक्सीजन की क्राइसिस सेकेंड वेव के दौरान आई थी। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में 551 ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट में आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। ये सभी 551 ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं, यानी इनको कभी भी आप चला सकते हैं, ये क्रियाशील हैं और अपनी सेवाएं प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसमें पीएम केयर से भी लगे थे, विभिन्न संस्थाओं ने सीएसआर से भी यहां पे लगाए थे, राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर ये सभी स्थापित किए थे। इसलिए अब ये कोई समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास L1, L2, L3 की कोविड प्रबंधन से संबंधित कोविड उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। थर्ड वेव में एक चीज देखने को मिल रही है, सेकेंड वेव में चीज देखने को मिलती थी कि 75 से 80% मामले हॉस्पिटलाइज जाते थे और इसमें हमने थर्ड वेव में इस बात को देखा है कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका होम आइसोलेशन में ही, यानी घर में ही जिनका उपचार हो सकता है, होम आइसोलेशन में है। हमारी निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे हर जनपद में बने हुए हैं। यहां से हमारे एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि बीमारी को कभी कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और यही कोरोना के संदर्भ में अब तक के पिछले आंकड़े इसी बात को कहते हैं। हम इसी बात को लेकर आगे भी कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। विपक्ष मुद्दाविहीन है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप उसको लगाना ही विपक्ष का काम भी है और विपक्ष का जो काम होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन महाराज जी एक बात और कि कोरोना के समय में लाखों मजदूरों को लोगों ने पलायन करते देखा, लाखों परिवार थे जिनकी रोजगार पर, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा। क्या आपको लगता है कि उनका पूरी तरह से प्रॉपर केयर हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन में देखिए उत्तर प्रदेश का नाम है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते थे या दूसरे देशों में काम करते थे और फर्स्ट वेव के बाद यानी लॉकडाउन के दौरान कुछ राज्यों ने तो बहुत दुर्व्यवहार किया था हमारे कामगार और श्रमिकों के साथ। उनके बिजली पानी के कनेक्शन कटवा दिए, उनको हर प्रकार से वहां पे प्रताड़ित किया गया, राशन बंद कर दिया गया और उन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हमने अपने परिवहन निगम के जो हमारे पास बसेस थी, हमने इनका उपयोग किया, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने में योगदान किया। हमें भारत सरकार ने ट्रेन उपलब्ध करवाई, हम ट्रेन के माध्यम से भी उनको उपलब्ध करवाए। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को कह सकता हूं कि कोरोना कालखंड की फर्स्ट वेव के दौरान उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ कामगार और श्रमिक आए थे, जिसमें 40 लाख यूपी के थे। शेष बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक भी उत्तर प्रदेश से होते हुए ही उन राज्यों में गए। राज्य सरकार ने उनके यहां पर सुरक्षित रहने, खाने की व्यवस्था और जो दूसरे राज्यों के थे उनको सुरक्षित उनके राज्यों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। दूसरा, जो 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, हर व्यक्ति कहता था ये क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हर एक कामगार और श्रमिक का हम लोगों ने यहां पर स्किल मैपिंग कराई थी और स्किल मैपिंग के माध्यम से उसके अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी यहां पर किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कोरोना कालखंड के अंदर बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम चलाए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। बिना भेदभाव के प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के कार्यक्रम हो,
लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। एमएसएमई सेक्टर में 1,61,000 से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है और स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को हमने प्रदेश के अंदर जोड़ने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, देश के अंदर सबसे युवा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% से अधिक था, आज ये घट करके 4% रह गया है, क्योंकि एक व्यवस्थित सुनिश्चित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम चले हैं उसके परिणाम उसी रूप में हमारे सामने आए हैं और हम लोग प्रदेश के अंदर हर नौजवान को नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उसको और तेजी के साथ आगे। महाराज जी, विपक्ष कहता है कि नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष कहते हैं कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है। विपक्ष कहता है कि नीति आयोग के आंकड़े निकालता है, कहता है देखिए बेरोजगारी की दर क्या है। ये सब चीजें विपक्ष लगातार हमले करता रहता है इन मुद्दों पर। तो आप विपक्ष की, जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन फिर भी जब इस तरह के आंकड़े पब्लिक में रखे जाते हैं तो क्या परसेप्शन बनता है? देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी, क्योंकि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके जीन्स का हिस्सा है। उन लोगों ने कभी अच्छा सोचा ही नहीं, अच्छा किया ही नहीं, तो ये अच्छा बोल भी कहां से सकते हैं। तो वह तो जो पुरानी आदत है वही बोलेंगे। प्रदेश के बारे में, देश के बारे में कभी अच्छा बोला नहीं, अच्छा सोचा नहीं, तो अच्छा सोच बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जो कहा है वह करके दिखाया है और राज्य में मिले हुए राज्य में जिन नौजवानों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के साथ जो लोग जुड़े हैं वे पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक गांव, किसी एक जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। हर एक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और उसका लाभ हमें चुनाव में प्राप्त होगा। तो फर्क दिखता है क्या? क्योंकि बड़ा एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी का चल रहा है, फर्क दिखता है और मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी अब तो फर्क दिखने की बात करने लगा है। हाँ, अच्छा, फर्क क्यों नहीं दिखेगा? 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे, पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद यह परिवर्तन साफ आया है कि उत्तर प्रदेश की बेटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मिशन शक्ति के फेज थर्ड का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें न केवल सुरक्षा को बल्कि महिला और बेटियों के सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके जो बृहद अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने पर कोई मानता है। आज उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की बात करूं मैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जितनी महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी थी, 2017 में, अब जब 2022 में हम आए हैं तो इनकी संख्या
2017 से बढ़कर के 3 गुना अधिक हो गई है। यानी अतिरिक्त महिलाओं की भर्ती और उन्हें प्रोत्साहन करके पुलिस सेवा में लाया गया। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती में, ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में। दूसरा, रोजगार का सृजन और कैसे स्वावलंबन का कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग का सारा कार्य। अब वे बेटियां गांव के अंदर किसी बुजुर्ग को, किसी व्यक्ति को अपना पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी इस कार्य को संपन्न करेंगे। हर गांव में हम लोगों ने एक ग्राम सचिवालय का निर्माण कर दिया। यानी आश्चर्य होता था, हम राज्य स्तर पर सचिवालय बनाते थे, जनपद स्तर पर विकास भवन बनाते थे, लेकिन इस विकास के कार्य को जहां इंप्लीमेंट होना है वहां पर उसके लिए कोई भवन नहीं था। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है। ग्राम सचिवालय के साथ एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी जुड़ी है। ग्राम सचिवालय के साथ एक ग्राम सहायक जुड़ा हुआ है, जो गांव की योजना को बनाने में गांव के ग्राम प्रधान का सहयोग कर रहा है। वह कंप्यूटर के, हर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर लग चुके हैं। हमने ज्यादातर ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। गांव के हर व्यक्ति को गांव के अंदर ही सुविधा प्राप्त हो, उसको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेना हो। गांव के ग्राम प्रधान को कोई विकास कार्य कराना है, एमबी के लिए उसको किसी एक एजेंसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने इम्पैनल्ड कर रखा है। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ सरकारी नहीं है, निजी क्षेत्र के भी कुछ आर्किटेक्ट और कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होंगे जो आपको ये सेवाएं प्रदान करेंगे। आप उससे इसकी एमबी कराइए, हम थर्ड पार्टी से उसकी जांच करवाते हैं और एक समय सीमा के अंदर सारी योजना वहां पे इंप्लीमेंट हो जाती है। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है और उसका लाभ हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। योगी जी, जाहिर सी बात है कि फर्क दिखता है, बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन है। और अभी आपने दंगों की बात की तो हमें याद है कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाते हैं 500 दंगे उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में हुए। पिछली 12 से 17 के बीच में इतने दंगे हुए थे और 17 से अब तक आप देखेंगे जीरो दंगे हुए। ठीक है, ये फर्क साफ है। बिल्कुल, ये भी फर्क साफ है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो आपने कहा, हमें ये भी याद है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए जो है अखिलेश सरकार ने जो है बाकायदा पिटीशन डाल दी थी, लेकिन हाई देखिए उन्होंने पिटीशन डाली नहीं थी। हाँ, उन्होंने मुकदमे वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया था। हाँ, हाई कोर्ट में एक सज्जन ने अपनी वहां पे PIL डाली और उसके माध्यम से कोर्ट से गुहार की कि आतंकवादी छूटेंगे तो कहीं कोई फूल तोड़े, पुष्प वर्षा नहीं करने वाले हैं, ये सब फिर बम विस्फोट करेंगे। क्योंकि इसमें 3 जगह तो ये थे, यानी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या, 3 जनपदों में तो कचहरियों पर भी हमले हुए थे। 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहले हमला होता है। 2007 में काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला होता है। रामपुर में CRPF कैंप पर हमला होता है। अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला होता है। आस्था के साथ साथ सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और न्यायपालिका पर भी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के मुकदमों को अखिलेश सरकार वापस लेने की शरारत कर रही थी, जो तत्कालीन न्यायपालिका ने तत्कालीन समय में उस पर रोक लगाई थी। अन्यथा भी सभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो गए होते, क्या स्थिति होती। गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार जो आतंकी थे, उनके भी मुकदमों को सरकार वापस ले रही थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के हाईकोर्ट को, जिन्होंने उस समय इन मुकदमों को वापस नहीं होने दिया था। अन्यथा क्या नजारा होता। तो पिछली सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। हमारी सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधी और किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार निपटती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब के उत्थान के लिए नहीं थी, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी।
और किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी, पेशेवर अपराधियों के प्रति थी। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने उसको 2017 में सबक सिखाया। भारतीय जनता पार्टी यहां पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति कैसी होगी, लेकिन कानून टूटता था, ये दिखता था। आज आप कहते हैं कि वो सब चीजें नहीं, दंगे नहीं होते, आतंकवादियों को कोई प्रश्रय नहीं मिलता, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी अपना ही कानून चलाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि माफियाओं की जो बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चल जाते हैं अवैध कब्जे हटाने के लिए। किसी ने नहीं देखा कि कुछ लोग। समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप और उसका और वो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और उन्होंने वादे किए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पिछली बार की तरह एक बार फिर से विश्व स्तरीय जो लैपटॉप अपने युवाओं को बांटेंगे, जैसे कि युवा और हाईटेक हो। काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। मुझे वो भी समय याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैपटॉप छीन लिया गया था और अखबारों में छपा था कि जब लैपटॉप छीन गया उससे तो पूरे घर ने खाना नहीं खाया उस दिन। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैपटॉप भिजवाने का काम किया था। अभी जब मैं मिर्जापुर गया था तो उस बेटी उस परिवार से मैं मिला था। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार करेगा और एक लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर में पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पर एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए। अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ला सकते हो वो तस्वीर, ले आओ एक बार। तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा भी करते हैं। नहीं, एफआईआर तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। यही सुनना चाहते थे आप? क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक एफआईआर नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है घर मकान ढूंढते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म हो गई उनकी, तो किससे जाए। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी दे करके आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हों उसके खिलाफ कार्रवाई हो ऐसे व्यक्ति पर। पहले फोटो देख लो, आने दो फोटो। सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाया जा रहा है।
हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे समय आने पर उसके लिए भी कार्रवाई होगी। उसका पालन करेंगे जैसे ही आचार संहिता लगेगी। अब आवाज आ रही है? पता नहीं क्या सुनना चाहते हो आवाज स्पीकर पे। भारतीय जनता पार्टी जिस समय एनसीआरबी के आंकड़े देखेगी सबसे ज्यादा बेटियों के साथ महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। भारतीय जनता पार्टी बताए ये आप तस्वीर देखिए, ये कौन है जिन्होंने हमारी तस्वीर लगाई है भारतीय जनता पार्टी में? ये किसके के पास बैठते हैं? आईटी हेड है सर। आईटी हेड तो बड़े पद पे होंगे ये। सबसे आईटी हेड। ये बताइए 2015 में गुजरात से शहर गए थे, कारण बताया करनौल में पश्चिम पार करना है। यात्रा की तस्वीर नजर आने में इस बारे में दिल्ली दीवारों के पीछे और दिल्ली के निकल रही यूपी की जनता की ड्यूटी की अपूर्व दौलत है। इस व्यक्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी एफआईआर दर्ज करेगी। ये व्यक्ति झूठा व्यक्ति है। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, लैपटॉप बांटने का उन्होंने वादा किया और साथ ही जो बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। अखिलेश जी, अमित मालवीय की जो पोस्ट है इसको बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से भी शूट करना शुरू कर दिया है। इस बार जाने वाली है बीजेपी का, पता ही लगेगा कहाँ गई बीजेपी। पहले किसानों में गुस्सा था और अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से पहले घोषित कर दिया था कि 3 चरणों में तब चुनाव होगा। मैं उनको सम्मान देना चाहता हूँ। वो अब धरना देना बंद करें, अपमानित होना बंद करें। ये सरकार उन्हें अपमानित करेगी, लाठी मारेगी। वो यहाँ से जाएं, अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अखिलेश जी किसानों का गुस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। अभी तक जो बड़े आयोजन किए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए स्टेडियम में ही किया। और मुझे याद है कि ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास था, क्रिकेट के तमाम वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होना बंद हो गए। उन्हें इंटरनेशनल मैच अगर किसी ने कराए तो समाजवादी सरकार ने, और साथ ही साथ लखनऊ में भी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम मिला है क्रिकेट का, और इसके साथ साथ तमाम और स्पोर्ट्स का भी। और मुझे वो दिन भी याद है जब हॉकी का, जो हमारे भारतीय हमारा हॉकी अपना खेल है और उसका वर्ल्ड कप होना था, उसके लिए संसाधन जुटाने थे। और संसाधन जुटाने के साथ साथ समय के हिसाब से एस्ट्रोटर्फ, लाइट और चीजें बदलनी थी। पहले वहाँ ग्रीन एस्ट्रोटर्फ था, क्योंकि आजकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ये है कि वो ब्लू एस्ट्रोटर्फ तक होंगे। तो ग्रीन एस्ट्रोटर्फ को हटा करके ब्लू एस्ट्रोटर्फ, और पूरा का पूरा ग्राउंड कैसे लाइट लग जाए कि रात में भी मैच हो, फ्लड लाइट लगा करके वो मैचेस कराए गए थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। अखिलेश जी किसानों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आने लगा है। के अलावा जो परीक्षाएं रद्द हुई है शिक्षकों की, टीटी है, बीपीएड वाले लोग हैं, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग वाले हैं, बीएड वाले हैं, 69,000 वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र 5,000 जिनकी जान चली गई। अनुदेशक हैं। बड़ी संख्या में इस सरकार ने शिक्षा विभाग को उलझा के रखा है, नौकरी को उलझाया।
समय समय पे छात्र नौजवान तैयारी करके आ रहे थे, जैसे तैसे अपना किराया कैसे रुकेंगे वो इंतजाम करते थे, परीक्षा देने आते थे और पता लगता था कि परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए। अखिलेश जी, अभी किसानों में गुस्सा है उत्तर प्रदेश में, उन्नाव की घटना इसका उदाहरण है, क्या कहेंगे आप? तो आप देखिए, अभी थोड़ी देर बाद चुनाव आयोग की पीसी होने वाली, लेकिन उसके पहले यूपी में चुनावी घमासान मच गया है।